नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पिछला जो चैप्टर था प्रकाश का, उसमें छूटा हुआ जो टॉपिक था जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन वास्तव में परावर्तन का एक रूप है जिसके लिए विशेष शर्तें होती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्रांतिक कोण को समझना होगा। क्रांतिक कोण क्या होता है, पहले इसको हम क्लियर कर ले रहे हैं, उसके बाद उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। क्रांतिक कोण क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। पहले ये वाला पॉइंट देख लीजिए। जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अपवर्तन के कारण यह अविलंब की तरफ झुक जाती है। ये टॉपिक जो है हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अपवर्तन के कारण यह अविलंब की तरफ झुक जाती है। इसका एग्जाम्पल जो है आप लोगों को हम बताए थे। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बताए थे कि एक कांच की एक गिलास थी। एक कांच की गिलास है, ग्लास, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें एक पेंसिल को हम डुबाते हैं। इसमें पेंसिल जो है झुक जाती है। ये जो अविलंब है, ये हमारा अविलंब है, अविलंब। तो इसी का एग्जाम्पल है। ये पानी भरा हुआ है, ये खाली जगह जो है हमारा ये परावर्तन के कारण ये सीधी दिखाई दे रही है और नीचे जो है ये सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में जाने के बाद जो होती है प्रकाश की किरण विचलित हो जाती हैं। तो ये देखिए विचलित हो गई है। उसी का एग्जाम्पल है। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है, तो सघन माध्यम में गमन करती है तो अविलंब से दूर हो जाती है। तो अपवर्तन कारण अविलंब की तरफ झुक जाती है। ये वाला अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो देखिए ये अविलंब है, तो ये सघन माध्यम में जाने पर अपवर्तन के कारण ये देखिए अविलंब की तरफ, ये अविलंब है तो अविलंब की तरफ ये झुक गई है। हमारी जो पेंसिल है, अपवर्तन के कारण ये पेंसिल जो है अविलंब, ये हमारा अविलंब है तो अविलंब की तरफ झुक गई है। तो यही हुआ हमारा इसका एग्जाम्पल। अब हमारा देखिए सेकंड, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, अब देखिए यहाँ पर इसका उल्टा हो गया। जो हमारा ये होता, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अपवर्तन के कारण ये अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये विरल माध्यम था। अब विरल माध्यम के बाद ये हमारा इसका उल्टा हो गया, सघन माध्यम आ गया। कि ये बोला है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। ये उसका उल्टा है। तो इसका एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, ये कह रहा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, तो ये हमारा सघन माध्यम है। जल हमारा जो है पिछले क्लास में आपको बताए थे हम कि जल जो होता है वो ये सघन माध्यम होता है। तो जल जो है सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में जाता है। तो देखिए इस फार्मूला के अनुसार जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अविलंब से दूर हो जाती है। तो एग्जाम्पल देकर समझिए, दिमाग टेंशन फ्री करिए और इसको शांति से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। ये जो है सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है। तो ये हमारा सघन माध्यम है, जल सघन माध्यम है। तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जा रही है। तो विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम विरल माध्यम में गति करती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। तो सही बात है। देखिए जब विरल माध्यम में जाती है तो ये अविलंब से, ये हमारा अविलंब है, अविलंब से दूर हट जा रही है। यही तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये हमारा यही हुआ। ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर हट जा रही है। इसका ये हमारा इसका एग्जाम्पल हुआ। अब सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, आइए देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है। ये देखिए जो आपतित हमारा कोण जो होता है, आपतित कोण जो होता है हमारा, ये हमारा कोण है। और इस आपतित कोण को हम बढ़ा दें, इसको अगर बढ़ा दिया जाए आपतन कोण को,
इस कोड को बढ़ा देंगे तो ये कोड जो जब बढ़ेगा तो ये हमारा जो है ये अपवर्तित किरण जो हमारी है इस कोड को अगर हम बढ़ा देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा, समतल पर हो जाएगा। समतल जो है यहाँ पर आकर मिल जाएगा इसके कोड को अगर बढ़ा दिया जाए तो। समझिए इसको, इधर ध्यान दीजिए। ये जब कोड को हम बढ़ा देंगे, जब कोड को बढ़ा दिया जाएगा, जब कोड को हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो है ये समतल में आकर यहाँ पर आ जाएगा, समतल के पास ये आ जाएगा। तो वही तो यहाँ हुआ है। देखिए यहाँ पर ये अभिलंब से 90 डिग्री बना रहा है। इस कोड को हम बढ़ा दिए, जब कोड को बढ़ा दिए तो बढ़ाने के बाद देखिए यहाँ पर ये समतल यहाँ पर 90 डिग्री अभिलंब से ये 90 डिग्री का कोड बना रहा है। तो ये 90 डिग्री का कोड बना रहा है, इसी को हम क्रांतिक कोड कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए आराम से, देखिए एक कैसे क्रांतिक कोण कैसे हो रहा है। ये थीटा हमारा जो आपतन कोण जो हमारा है, आपतन कोण, इसको हम बढ़ा दिए। अगर आपतन कोण बढ़ा दिए तो हमारा जो है यहाँ ये समतल पर यहाँ पर आ गया। समतल पर जब आ गया यहाँ पर तो समतल पर आने के बाद देखिए यहाँ पर ये जब कोण बढ़ाएं तो ये भी बढ़ गया। ये अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना दिया। समझ में आ गया? ओके, ये अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना दिया यहाँ पर। तो इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब हमारा अगला है, अब आप सोचेंगे सर ये जब कोण हम बढ़ा दिए तो देखिए यहाँ पर ये अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना दिए, तो इसका और अगर कोण हम और बढ़ा देंगे तो ये हमारा जो है अगर तो ये हमारा जो है ये तो बढ़कर यहाँ पर आ जाएगा। ये तो सही बात है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो सघन माध्यम से ये प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से दोबारा फिर सघन माध्यम में ही चली आएगी, ये विरल माध्यम में नहीं जा पाएगी। जिस तरह इसका कोण बढ़ाए हैं तो इसका भी अगर कोण हम बढ़ाएंगे, जिसका भी अगर कोण बढ़ेगा उसी तरह अगर ये भी बढ़ेगा तो ये सघन माध्यम से सघन माध्यम में ही रह जाएगा। इसी को हम विरल माध्यम में नहीं जा पाएगा, ये और इसके नीचे आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ओके, जिस तरह ये बढ़ा है तो उसी तरह अगर इसका भी हम कोण बढ़ा देंगे तो ये हमारा सघन माध्यम से सघन माध्यम में ही रह जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? अब आइए देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हीरे का चमकना, ये जो हीरा हमारा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। रेत का चमकना, ये रेत जो होता है, बालू जो होता है, रेत में रेगिस्तान में हम लोग चलते हैं तो चलने के बाद आगे लगता है कि पानी हमारे आगे लग रहा है, पानी होता है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो हमें आगे दिखाई देता है कि आगे वो पानी लग रहा है। वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें आभास होता है कि आगे पानी है, लेकिन जाकर देखने पर जाकर जब उसको हम देखेंगे तो वहाँ पर पानी नहीं होता है। ये हमारा भ्रम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में आगे चमकता है पानी, इसी को हम मेघ मरीचिका कहते हैं। रेगिस्तान में जो होता है मेघ मरीचिका जो बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ये तारकोल जो है, तारकोल का चमकना, तारकोल मतलब ये तार जो होता है उसमें जो हमारा रोड बनता है, तो हम रोड पर जब यात्रा करते हैं तो रोड पर जाते हैं तो कड़ी धूप में दूर से लगता है कि रोड पर भी लग रहा है आगे पानी है, कुछ पानी हमें महसूस होता है, लेकिन आगे जाने पर पानी नहीं रहता है। ये भी जो तारकोल का रोड बना होता है तो इसमें अब जो महसूस होता है हमें कि आगे पानी है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। तो समझ में आएगा। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था दोस्तों। पिछले क्लास का जो छूटा हुआ अपवर्तन का जो एग्जाम्पल था इसको हम थोड़ा आप लोगों को बता दे रहे हैं। उसका एग्जाम्पल हम नहीं दे पाए थे वीडियो छोटी होने के कारण। उसका एग्जाम्पल है अपवर्तन का, पानी में सिक्के का ऊपर उठा दिखना। यह अपवर्तन के कारण जो ग्लास में सिक्का होता है इसको हम डुबाते हैं पानी में। सिक्का को जब हम पानी में डुबाते हैं तो जो सही जगह होता है वहाँ न दिखकर सिक्का में उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना, तारे जो हम आकाश में देखते हैं वो जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला हमारे पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। ये तो एग्जाम्पल आप लोग को हम बता दिए हैं कि ग्लास में जो होते पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, उसी तरह भी हो जाएगा।
गोताखोर जब मछली जो समुद्र में मछली मारते हैं तो मछली से निशाना जब लगाते हैं तो वो लोग जो रियल इमेज जो होता है मछली का, वो लोग जैसे मान लीजिए गोताखोर है, गोताखोर जो होता है, गोताखोर हमारा जो समुद्र में जब मछली मारता है तो मछली जहाँ होती है रियल जो इमेज होता है वो रियल इमेज नहीं, जो समुद्र में जो मछली दिखाई देती है वहाँ पर उसका इमेज नहीं होता है, उसका रियल इमेज कुछ और होता है। और भ्रम से इसलिए मछली इमेज जो होता है इमेज सही नहीं हो पाता है समुद्र में। जो गोताखोर जो मछली मारता है इमेज कहीं और होता है और वो कहीं और मारता है, इसलिए मछली नहीं मार पाते हैं। इसलिए उसमें चालाकी दिखाकर मछली को मारना पड़ता है, ये अपवर्तन होता है उसमें। इसलिए मछली जहाँ होती है उससे कुछ हट कर हम निशाना लगाते हैं, तब मछली का शिकार कर पाते हैं। क्योंकि अपवर्तन के कारण मछली का जो रियल इमेज होता है वो हम नहीं देख पाते हैं। मछली कहीं और होती है, कहीं और है, और देखते हम कहीं और हैं। इसलिए यह हुआ हमारा अपवर्तन का एग्जाम्पल। और ये हमारा रहा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।